तो ये वाला टॉपिक है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो अपनी ही आरबीसी के खिलाफ अटैक करने लग जाते हैं। इसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो फिर अनीमिया डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर आरबीसी की खुद की कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर बाहर से अटैक हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया क्योंकि बाहर से आरबीसी में डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो हीमोलिटिक अनीमिया होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो होती है वार्म हीमोलिटिक अनीमिया और दूसरा होता है कोल्ड हीमोलिटिक अनीमिया। कोल्ड क्यों बोल रहे हैं और वार्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर पे बेस्ड है। यहाँ पर वार्म हीमोलिटिक जो अनीमिया होता है वो होती है, उसमें जो एंटीबॉडी अटैक करती है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे करती है, और जबकि जो कोल्ड हीमोलिटिक अनीमिया है उसमें जो एंटीबॉडी है वो लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस, जब 37 डिग्री से कम में हो जाता है तब में अटैक करती है। अब जो वार्म हीमोलिटिक अनीमिया है उसके अंदर जो एंटीबॉडी अटैक कर रही है वो कौन सी होती है? वो होती है आईजीजी एंटीबॉडी और होती है आईजीए एंटीबॉडी। जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो बहुत ज़्यादा बनती है आईजीए के मुकाबले में, जबकि जो कोल्ड हीमोलिटिक अनीमिया है उसके अंदर में आईजीएम एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है और आईजीजी एंटीबॉडी भी होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि वार्म यानी कि गरम, GARAM गरम। तो गरम की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? जी, इसलिए वार्म में आ गई IgG सबसे ज़्यादा। उसकी सेकंड, गरम की सेकंड लेटर क्या है? A, तो फिर आ गई IgA एंटीबॉडी। तो यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोल्ड को कैसे याद रखेंगे? कोल्ड यानी कि ठंडा। ठंडे मौसम में अपन जाते हैं मसूरी, तो मसूरी ठंडा यानी कि मसूरी यानी कि IgM। तो यहाँ से याद हो जाएगा ये। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वार्म हीमोलिटिक अनीमिया के बारे में। तो वार्म हीमोलिटिक अनीमिया जो होता है, वार्म हीमोलिटिक अनीमिया के अंदर में जो एंटीबॉडी बन रही है हमारी आरबीसी के खिलाफ, आरबीसी के अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी बन रही है। गरम से याद रख लिया जी, IgG एंटीबॉडी बनी। अब ये जो IgG एंटीबॉडी होती है वो मोनोमेरिक एंटीबॉडी होती है, यानी कि सिंगल ही अटैक करती है, तो इसलिए वो एग्लूटिनेशन नहीं कर पाएगी, दूसरे से चिपक नहीं पाएगी। और IgG इसलिए एग्लूटिनेशन नहीं करा सकती, बल्कि वो कौन से मेथड से डिस्ट्रॉय करती है आरबीसी को? वो करती है ऑप्सोनाइजेशन। एक ऑप्सोनिन की तरीके से वो काम करती है। ऑप्सोनिन की तरीके से काम करती है। ऑप्सोनिन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऑप्सोनिन के जैसे काम कर रही है तो वो जिस भी चीज़ के साथ में अटैच हो रही है तो वो उसको टेस्टियर बना देती है। तो ये जो एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी अटैच हुई आरबीसी के साथ, तो वो जाएगी हमारी स्प्लेनिक सर्कुलेशन में और जाएगी हेपेटिक सर्कुलेशन में, लिवर में जाएगी और स्प्लीन में जाएगी। तो वहाँ पर होंगे मैक्रोफेजेस के लिए वो बहुत टेस्टी बना देती है। तो इसलिए स्प्लीन में जब जाएगी तो आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होने, मैक्रोफेज आरबीसी को खा लेंगे तो फिर आरबीसी उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर स्प्लीन में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू लिवर। तो उसमें क्या होगा, जैसे आरबीसी है उसके ऊपर में एंटीबॉडी अटैच्ड है, तो मैक्रोफेज इसको खाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे तो आरबीसी का जो सरफेस एरिया है कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतनी एकोमोडेट करनी है तो आरबीसी का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, गोल बन जाएगी आरबीसी, यानी कि वो बन जाएगी एक स्फीयरोसाइट बन जाएगी वो, क्योंकि स्प्लेनिक सर्कुलेशन में उसका डिस्ट्रक्शन हो गया।
फिर दूसरी चीज़, एक और चीज़ हो सकती है, एक तो हो गया स्प्लीन, ये मैक्रोफेज ने उसको खा लिया। दूसरा, स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया। क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर थोड़ी ना खा रहे हैं मैक्रोफेज, वो तो स्प्लीन में खा रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया। तो यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ आरबीसी यहाँ पर बन जाएगी स्फीयरोसाइट। दूसरा, यहाँ पर स्प्लीन में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू लिवर। और तीसरी चीज़ यहाँ पर होगी एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया। अब इसके बाद में देखना है कि ये जो वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है वो किस कारण से होती है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, क्या कारण होता है। तो सबसे पहली बात है कि इतना एडवांस हो जाने के बावजूद भी हमें इसका कोई कारण नहीं पता, रीज़न उसका अननोन है, यानी कारण है लेकिन अपन को नहीं पता। तो अपनी इस कम ज्ञानता को छुपाने के लिए अपन एक फैंसी टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है इडियोपैथिक, यानी कि हमें नहीं पता। फिर ये दूसरी कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ भी एसोसिएट होती है, जैसे कि हो गई SLE, जैसे कि हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर ये कुछ कैंसर के साथ में भी एसोसिएटेड है, जैसे कि हो गया CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो अगर मोस्ट कॉमन कारण पूछा जाए तो इडियोपैथिक, हमें नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसके साथ ये एसोसिएटेड है वो है SLE। और मोस्ट कॉमन कैंसर जिसके साथ ये वॉर्म वाली ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड है वो है CLL। उसके बाद में अगर अपन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करा सकती है वॉर्म वाला, तो वो दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पेनिसिलिन पहली ग्रुप ऑफ दवाई, और सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये करा सकती हैं। फिर जो क्विनिडीन ग्रुप होती हैं, क्विनिडीन वो करा सकती हैं। और तीसरी ग्रुप होती है अल्फ़ा मिथाइल डोपा, करा सकती है। तो ये कैसे कराती हैं कि जो हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है, इसके ऊपर मान लीजिए एंटीजन लगे हुए हैं, इसके ऊपर एंटीजन लगे हैं, तो ये मान लीजिए कि इनकम्प्लीट एंटीजन है, तो ये दवाई आती है, दवाई आके इसके ऊपर लग गई मान लीजिए, तो ये इसको कंप्लीट एंटीजन बना देती है, तो फिर एंटीबॉडी इसके ऊपर अच्छे से अटैक कर सकती है। एक तो ये मैकेनिज़्म है। और दूसरा मैकेनिज़्म जिससे मिथाइल डोपा एक्ट करती है कि अपनी बॉडी जो होती है वो सेल्फ वाले जो सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि उसमें टॉलरेंस होती है। तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा ये टॉलरेंस को जो है कम कर देती है। इसकी वजह से ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया होने लग जाता है। अब वॉर्म वाले ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया के अंदर में क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स होंगे कि पेशेंट को होगा जॉन्डिस, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्योंकि अनीमिया टॉपिक ही बढ़ रहे हैं तो अनीमिया होएगा। फिर उसके बाद में स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए स्प्लीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। फिर इनमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस हो रही है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन निकलेगा। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसलिए एलडीएच की मात्रा भी बढ़ जाती है। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से एलडीएच की मात्रा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में ब्लड में अपन पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे। तो उसमें देखा था कि मैक्रोफेज ने खा लिया था, तो आरबीसी बन गए थे स्फेरोसाइट बन गए थे, वो देखने को मिलेंगे। स्फेरोसाइट कैसे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? तो इसी में से समझ सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है उसके बीच में सेंट्रल पेलर होता है, लेकिन जैसे ये स्फेरोसाइट है इसके अंदर में सेंट्रल पेलर गायब हो गया और छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। अब ये जो स्फेरोसाइट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं कौन सी बीमारियों में? एक तो पहले पढ़ा था हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में
ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया में देखने को मिलते हैं। और तीसरी जो बीमारी है वो G6PD डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं, स्फेरोसाइट। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्फेरोसाइट देखने को मिलते हैं, तो वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइट नहीं है, वो है ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। इसमें सबसे कॉमनली स्फेरोसाइट देखने को मिलते हैं जिसमें सेंट्रल पेलर गायब हो चुका है। फिर दूसरी चीज़ इन पेशेंट में जो कर सकते हैं वो है कि इनका ब्लड लेके उसमें ऑटो एंटीबॉडी जो बन रही है उसी को डिटेक्ट कर लेंगे। ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली, वार्म वाली है या कोल्ड वाली है। तो इसको डिटेक्ट करते हैं अपन कूम टेस्ट से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की ये जो एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। एक तो एंटीबॉडी है जो आरबीसी के सरफेस पे लगी हुई है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट, जब डायरेक्टली अटैच एंटीबॉडी को अपन डिटेक्ट कर ले रहे हैं। और दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर में, सीरम में जो एंटीबॉडी फ्रीली मूव कर रही है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो डायरेक्ट एंटीबॉडी और इनडायरेक्ट एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कूम टेस्ट में दो नाम दिए जाते हैं। कूम टेस्ट का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोला है या फिर कूम टेस्ट बोला है, एक ही बात है। तो डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हो जाएगा। फिर एक और बात रह गई थी कि जो स्फेरोसाइट, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में भी स्फेरोसाइट मिल रहे हैं और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी स्फेरोसाइट मिल रहे हैं। तो इन दोनों को फ़र्क कैसे करेंगे? एक तो एटियोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं कि ये जो होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है, जबकि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर अपन को ये सब नहीं बताया गया तो फिर अपन कैसे पता लगाएंगे? तो जो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया है उसके अंदर में क्या बन रही है? एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि एंटीबॉडी पॉजिटिव, कूम पॉजिटिव स्फेरोसाइट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो इस तरीके से अपन फ़र्क कर सकते हैं। तो ये हो गया, इतनी चीज़ें याद रखनी है वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया के लिए। तो अभी देख लिया वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। अब दूसरे तरीके का होता है कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है। तो अब देखना है जो कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया होता है, जो कि लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस पे एंटीबॉडी काम कर रही है। तो वो भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है कोल्ड एग्लूटिनिन डिसीज़, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़, और दूसरा होता है कोल्ड हीमोलाइसिन डिजीज़। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ और कोल्ड हीमोलाइसिन डिजीज़। पहले देखेंगे कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़। अब जो कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ होती है उसके अंदर में भी कौन ऐसी, कोल्ड वाले में कौन सी बनती है? कोल्ड यानी कि मसूरी यानी कि एम। तो IgM एंटीबॉडी बन रही होती है इसके अंदर में, IgM एंटीबॉडी बनती है। और ये जो IgM एंटीबॉडी बन रही है वो कब बनेगी, कब अटैक करेगी? 37 डिग्री सेल्सियस के कम के टेम्परेचर में अटैक करेगी। अब यहाँ पर जो हमारी आरबीसी है और उसके अंदर में ये IgM एंटीबॉडी अटैच हुई। वार्म वाले में IgG थी, यहाँ पर IgM अटैच हुई। अब IgM जो एंटीबॉडी होती है वो पेंटामेरिक होती है, यानी कि बहुत भारी होती है, इसलिए दूसरी आरबीसी से भी चिपक जाएगी। दूसरी आरबीसी से चिपक जाएगी तो ये करा लेगी एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा एग्लूटिनेशन, जबकि वार्म वाले में अपन को एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी है, जो अपना सेंट्रल सर्कुलेशन है उसमें टेम्परेचर थोड़ा अच्छा खासा होता है, 37। ये कहाँ पर अटैच करेगी अपनी एंटीबॉडी? जहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। वो कहाँ पर होगा?
अपने पेरीफ्रीज के अंदर में। सेंट्रल सर्कुलेशन में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसी पेरीफ्री में एंटीबॉडी आएगी, जैसे कि फिंगर टिप्स पे आएगी, जैसे कि ईयर लोब्यूल्स पे आएगी, जैसे नोज़ की टिप पे आएगी, तो 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हुआ तो वहाँ पर ये IgM एंटीबॉडी अटैच कर जाएगी और वहाँ पर हो जाएगा एग्लूटिनेशन। अब ये जो एंटीबॉडी अपनी बॉडी है, अपना शरीर है, ये पेरीफेरी है, यहाँ से ये एंटीबॉडी गई और यहाँ पर गई और ये IgM एंटीबॉडी अटैच हो गई। फिर वापस से ये जब घूम के आएगी तो टेम्परेचर वापस से 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा शरीर के अंदर में, तो ये एंटीबॉडी हट जाएगी। लेकिन ये जो घूम के आने का प्रोसेस है, इस दौरान पे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, ये एंटीबॉडी की जगह कॉम्प्लीमेंट अटैच हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैच हो जाता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट अटैच हो जाता है? ये जो हमारी RBC है इसके ऊपर में अटैच हो जाता है C3b। अब ये जो C3b अटैच हो गया, ये जाता है हमारी लीवर के अंदर में, हिपैटिक सर्कुलेशन में जाता है। हिपैटिक सर्कुलेशन में उसको मिलेंगे कप्फर सेल, जो वहाँ के मैक्रोफेजेज होते हैं। कप्फर सेल जो हैं, अब ये जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैच देखते हैं तो यहाँ पर जाके ये जो अपनी RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, RBC का डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने की चीज़ हो रही है वो कहाँ पर डैमेज हो रहा है? हिपैटिक सर्कुलेशन के अंदर में डैमेज हो रहा है। जो वार्म वाला था उसके अंदर में स्प्लीन में डैमेज हो रहा था मेनली। तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद इसके कारण क्या होते हैं? इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी तो इसमें सबसे पहले तो जो IgM एंटीबॉडी है, IgM एंटीबॉडी जो है वो आई एंटीजन जो होता है RBC के ऊपर, उस पर अटैक करती है। तो ये एम्स का सवाल हो सकता है। अब जो यहाँ पर भी M लेटर इस्तेमाल करेगा कि जो मसूरी था, मसूरी से IgM और M मसूरी से ही IgM एंटीबॉडी अटैच कर रही है। फिर उसके बाद इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो फिर से इडियोपैथिक होता है, यानी कि अपन को नहीं पता, इडियोपैथिक। फिर कुछ मैलिग्नेंसीज के साथ ही एसोसिएटेड होता है। फिर कुछ जो इन्फेक्शन होता है उसके साथ ये एसोसिएट होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो यहाँ पर भी इडियोपैथिक हो सकता है, मैलिग्नेंसिस की वजह से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा और मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से ये जो कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ है वो हो सकती है। अब यहाँ पर भी अपन को याद करने के लिए कि कोल्ड चल रहा था, कोल्ड में M आ रहे थे, इधर पे भी M है, माइकोप्लाज्मा में M है और मोनोन्यूक्लियोसिस का भी M है। अब ये जो मैलिग्नेंसी है उसमें कौन सी मैलिग्नेंसी होती है? तो एक जो मैलिग्नेंसी होती है उसके अंदर में देखने को मिलता है वॉल्डेनस्ट्रॉन्स मैक्रोग्लोब्युलिन ईमिया, वेल्डेनस्ट्रॉन्स मैक्रोग्लोब्युलिनीमिया, यानी कि यहाँ पर RBC बड़े बड़े होते हैं इस मैलिग्नेंसी के अंदर में और ग्लोबुलिन दिखते हैं ब्लड के अंदर में। तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट M आ रहा है। इसी का नया नाम है लिम्फोप्लाज्मोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये अपन को याद में रखना है कि कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ के अंदर में जो मैलिग्नेंसी है उसमें मैक्रोग्लोब्युलिनीमिया मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि एग्लूटिनेशन हो रहा था इसलिए अपन ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एग्लूटिनिन डिजीज़ क्यों नाम दिया है। अब इसके बाद में देखना है इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फ़ीचर्स में यहाँ पर वही मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगा, अनीमिया मिलेगा क्योंकि RBC का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली नहीं मिल रही, यहाँ पर क्या मिलेगा? हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगी। तो अगर किसी पेशेंट में अनीमिया है, जॉन्डिस है, हेपेटोमेगाली है और या फिर उनमें इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल रही है, कोई मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री मिल रही है या भी कोई हमें कारण नहीं मालूम, तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं उनमें। और एक्सट्रीमिटीज़ में अपन को वो देखने को मिल रही है एग्लूटिनेशन के फीचर्स।
तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं उन पेशेंट में कोल्ड वाली ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, उसमें भी कोल्ड एग्लूटिनिन टाइप। इनकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स में जॉन्डिस, अनीमिया, हेपेटोमेगली तो दिखी, साथ में क्योंकि इनमें एग्लूटिनेशन हो रहा है वो भी पेरिफेरी में, जब ब्लड जा रहा है पेरिफेरी में ब्लड जाएगा तो वहाँ पर जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ वो वहाँ पर पेरिफेरीज में जाके भी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी वजह से आरबीसी वहाँ पर माइक्रो वेसल्स में ब्लॉकेट कर सकती है। उसकी वजह से वहाँ पर हाइपॉक्सी हो जाएगा और साइनोसिस डेवलप हो सकती है उसके अंदर। तो इसलिए उस टर्म को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है अगर वहाँ पर साइनोसिस देखने को मिल रहा है तो उसको कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। इसको अपन पिक्चर फोटोग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। तो ये एक्रोसाइनोसिस की फ़ोटोग्राफ है, ये डॉक्टर की है जो नॉर्मल है, और ये पेशेंट है एक्रोसाइनोसिस के, ये और ये, कि इनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसके अंदर में साइनोसिस हो गई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये नेक्स्ट फोटोग्राफ पाम की इमेज है, डॉक्टर की कितनी साफ़ है, नॉर्मल, और यहाँ पर साइनोसिस के फीचर्स आ रहे हैं। तो ये हो गया एक्रोसाइनोसिस। फिर इन पेशेंट में डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें अपन ये डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है। तो अपन ने ये नॉर्मल टेम्परेचर पे स्लाइड बनाई, पेरिफेरल स्मीयर बनाए, और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में तो आरबीसी जो हैं वो अलग अलग दूर दूर होंगे, क्योंकि उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, दूर दूर होंगे। लेकिन अगर कोल्ड टेम्परेचर पे स्लाइड बनाएंगे, कोल्ड टेम्परेचर पे स्लाइड बनाएंगे, और अगर उन पेशेंट में ये बीमारी हुई कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, तो क्या करेंगे, जैसे स्लाइड को रेफ्रिजरेटर में से निकाला तो स्लाइड एकदम ठंडी होगी और उसके ऊपर में पेशेंट का ब्लड डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही पेशेंट का ब्लड डालेंगे तो एंटीबॉडी उसमें अटैच हो जाएगी और आरबीसी एक दूसरे में क्लम्प करने लग जाएंगी तो अपन को क्लम्प्स ऑफ आरबीसी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्लम्प्स देखने को मिलेंगे पूरी स्लाइड के ऊपर में, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो गई है, आईजीएम एंटीबॉडी जो कि पेंटामेरिक होती है, तो आजू बाजू के आरबीसी को अपने साथ घेर लेंगी। तो कुछ तो ऐसी क्लम्पिंग ऑफ दी आरबीसी देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं चिल्ड स्लाइड टेस्ट। इसको भी अपन इमेज की मदद से देख सकते हैं। तो ये चिल्ड स्लाइड टेस्ट, इसके अंदर में अपन को कुछ आरबीसी दूर दूर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दिख रहा है क्लम्प्स ऑफ आरबीसी, ये क्लम्प्स ऑफ आरबीसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये क्लम्पिंग हो गई है, क्लम्पिंग हो गई है, ये क्लम्पिंग हो गई है। तो इसको अपन ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लम्प्स मिल रहे हैं आरबीसी के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है जो कि उसका कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ वाला वर्जन है। फिर उसके बाद यही जो टेस्ट है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर अंदर में भी कर सकते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर में अगर अपन पेशेंट का ब्लड डालेंगे कोल्ड टेस्ट ट्यूब में, तो वो आरबीसी जो है टेस्ट ट्यूब के साइड पे चिपक सकती हैं। तो यहाँ से भी अपन ये पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया जो कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ होता है उस वैरायटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट वैरायटी जो होती है कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में, एक तो पढ़ ली अपन ने कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़, दूसरी होती है कोल्ड हीमोलाइसिन डिजीज़। अब उसको